नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज की अपनी क्लास रहेगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, इन सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें आपको कुछ अधूरी जानकारी लगे या कुछ कमियां लगे तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में इसमें क्या है, देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRCH एक ये वैधानिक निकाय है। ठीक है साथियों, ये एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है। इसका गठन कब हुआ? 1993 में। ठीक है साथियों, और इस आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है साथियों, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं ये उनमें इन एग्ज़ाम के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट आगामी एग्ज़ाम होंगे, जैसे आप टीचर्स के एग्ज़ाम मान लीजिए, या पटवारी के मान लीजिए, आप ग्राम सेवक के मान लीजिए, रीट के मान लीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम मान लीजिए, टॉपिक महत्वपूर्ण होता है इसमें। ऐसे नहीं तो करंट से रिलेटेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, और RS में भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। और अब अपन देखते हैं मानवाधिकार की परिभाषा। मानवाधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के हैं। कौन कौन से? जैसे जीवन व्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है, समानता अधिकार है और व्यक्तिगत गरिमा अधिकार है से संबंधित तथा जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां में मान्यता प्राप्त और जिन्हें भारत के न्यायालय से लागू कर सकते हैं। अब इस आयोग की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? क्या जरूरी पड़ी कि इस आयोग की स्थापना करनी पड़ी? मानवाधिकारों की रक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों का प्रभावी समाधान करना। ठीक है साथियों, सरकार का ध्यान मानवाधिकार संरक्षण की ओर आकर्षित करना और मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े प्रयासों को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाना, ये इस आयोग की स्थापना के उद्देश्य थे। तो आप में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन क्या क्या उद्देश्य थे। ये 4 ही उद्देश्य हैं। ठीक है साथियों, ये आप 4 याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसमें आप 2 बार पढ़ लेना इनको। जैसे कि मानवाधिकार की रक्षा की व्यवस्था करना, जो मानव के अधिकार हैं उनकी रक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत का प्रभावी समाधान करना, सरकार का ध्यान मानवाधिकार संरक्षण की ओर आकर्षित करना, मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े प्रयासों को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाना। अब आयोग की संरचना क्या है, कैसे ये आयोग बना, इसमें क्या पद है, क्या अध्यक्ष हैं, क्या उपाध्यक्ष है, उनकी योग्यता क्या है, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में। कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है? भारत के प्रमुख न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। वर्तमान में इसका थोड़े टाइम पहले संशोधन कर दिया था। उसके हिसाब से इसका पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है। पूर्वकालीन सदस्य, एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो और एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 3 सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। इन 3 सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना जरूरी है। जो 3 सदस्य हैं जिनमें मानवाधिकार क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहार का अनुभव हो, उनमें कम से कम एक महिला का होना जरूरी है। ठीक है साथियों। पदेन एक्स ऑफिशियल सदस्य। अब इसमें क्या है, निम्न आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मुख्य आयोग दिव्यांगजन अधिकार आयोग। ये सारे हैं इनके पदेन सदस्य। अब देखते हैं इनकी नियुक्तियाँ क्या है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है साथियों। नेशनल ह्यूमन ये जो कमीशन है, इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस
बात का आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। राष्ट्रपति को नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों समिति की सिफारिश करती है। ठीक है साथियों, इसकी नियुक्ति की जो राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों की समिति है वो इसकी सिफारिश करती है कि किस पद पर किस सदस्य को नियुक्त करना है। अब समिति के इसमें 6 सदस्य कौन कौन देखो, प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल के उपसभापति, लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क के बाद की जाती है। अगर इसमें कोई अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाएगी इसमें अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाएगी तो किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने के बाद ही नियुक्ति की जाती है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में देखते हैं इसका कार्यकाल क्या है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो गया, या तो उसके 3 वर्ष पूर्ण हो गए हों और या वो 70 वर्ष उसके पूर्ण हो गए हों। इनमें से जो पहले ख़त्म हो जाएगा बस फिर उसको रिटायर कर दिया जाएगा। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। पद छोड़ने के बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होते। जैसे कि नेशनल ह्यूमन हेल्थ कमीशन में जो एक बार जो सदस्य अध्यक्ष पद पर रह गया वो अन्य बाद में किसी भी पद पर नहीं रह सकता है। पद से हटाना, अब किन किन परिस्थितियों में पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकता है: दिवालिया घोषित हो जाए, अपने कार्यकाल के दौरान वेतन युक्त अन्य रोजगारों में संलग्न हो, मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए, किसी अपराध को दोष सिद्ध होकर कारावास का दंड प्राप्त किया जाए। अब इसमें दुराचार या अक्षमताएं, यदि दुराचार और अक्षमताओं का आरोप लगे, राष्ट्रपति मामला उच्चतम न्यायालय को भेजता है और उच्च न्यायालय इसकी जांच करता है। यदि आरोप सिद्ध हो जाए तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। अच्छा, अब इस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है साथियों, वेतन और सेवाएं शर्त क्या, इसके बारे में देखते हैं अपन। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते, अन्य सेवाएं शर्तें निर्धारित केंद्र सरकार करती है। इनका निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आयोग की स्वतंत्रता क्या है वो देखते हैं। इन सभी संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य आयोग के हैं स्वायत्तता और स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रदान करना है ताकि वह बिना किसी दबाव के मानवाधिकारों की रक्षा कर सके। ये आयोग की स्वतंत्रता, ये हर व्यक्ति को उसको प्रदान करनी होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य देखते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, अब ये देखते हैं इसके क्या क्या काम है, कैसे ये काम करता है, क्या काम करता है इसमें। पहला देखते हैं, देखो मानवाधिकारों का उल्लंघन। मानवाधिकारों का उल्लंघन की शिकायत की जांच करना है। यदि किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो इसकी जांच करेगा। अगर कोई मानवाधिकार आयोग को कंप्लेन करता है तो फिर वो उसकी जांच करता है। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने पर लापरवाही किए जाने वाले जांच करना। जांच संप्रेरणा शो मोटो पीड़ित शिकायत अथवा न्यायालय के निर्देश पर करता है। या तो ये जांच खुद कर सकता है या इसको अगर कोई कोर्ट में कोई न्यायालय में अगर कोई अपनी शिकायत लेके गया है तो कोर्ट इसको आदेश दे सकता है कि आप इस मामले की जांच कीजिए। न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधित मामलों में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करता है। जेल एवं बंदी गृहों का निरीक्षण करता है। जेलों, सुधार गृहों और अन्य निरुद्ध संस्थाओं का भी निरीक्षण करता है। वहाँ की जीवन परिस्थितियों का अध्ययन करता है। सुधार हेतु सरकार को सिफारिश भी देता है कि यहाँ पर ये जेलों में ये बंदियों को ये दिक्कत है, आपको इनमें सुधार करनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आगे। संवैधानिक एवं विविध प्रावधानों की समीक्षा। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करता है। उनके प्रभावी और क्रियान्वयन हेतु सरकार को सुझाव देता है। और आगे देखिए इसमें क्या है। मानवाधिकार उल्लंघन के कारणों
की समीक्षा करता है। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिन्हें मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और ऐसे कारणों की रोकथाम हेतु उपाय की सिफारिश करना। अब इसके बाद में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन। मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना है। उन्हें भारत को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सुझाव देना है। ठीक है साथियों। अब क्या है शोध और अनुसंधान में क्या है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना है और शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना है। और मानवाधिकार जागरूकता, लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। उपलब्ध कानूनों, उपायों और संरक्षण के बारे में जानकारी देना है। जैसे कि ये कैंप लगाते हैं, कैंप लगा के लोगों को जागरूक करते हैं कि अगर आपके जैसे स्वतंत्रता, समानता या किसी प्रकार के आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप ये विकल्प, आपके पास ये विकल्प उपलब्ध है, आप इनकी सहायता ले सकते हो और ये लीगल तरीका है। इन सब के बारे में हर मानवों को जानकारी देते हैं। ठीक है। गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ को प्रोत्साहन करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ को प्रोत्साहित करना और मानवीय संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य सभी कार्य करना। मानवाधिकार संरक्षण एवं जागरूकता, मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोग देश भर में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। इस कार्य में आयोग को निम्न सहयोग प्राप्त होता है। अब इसमें इस कार्य में संरक्षण जागरूकता के लिए जो अभियान चलाता है इसमें क्या क्या सहयोग प्राप्त होता है, इसमें देखो नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। आयोग द्वारा देश के विभिन्न भागों में शिविर, जन सुनवाई और खुली बैठकें की जाती है। ठीक है साथियों। का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। आयोग के पास देखो किस किस प्रकार की क्या क्या शिकायतें आते हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं जिनमें प्रमुख है मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम, लोक सेवकों की लापरवाही, पुलिस हिरासत में मृत्यु, न्यायिक हिरासत में मृत्यु, सशस्त्र बलों में हिरासत में मृत्यु, हिरासत में यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस अत्याचार। अगर आप इनमें से कोई भी आप इनसे प्रताड़ित हो रहा है तो वो ये नेशनल ह्यूमन कमीशन में जाके अपनी शिकायत कर सकता है। ठीक है साथियों। और आगे देखिए इसमें सुरक्षा बलों और द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन, जेलों की खराब स्थिति, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, कमजोर वर्ग पर अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, सेवानिवृत्ति लाभ एवं भुगतान की अनियमितता, सार्वजनिक अधिकारों की लापरवाही, अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, आदिवासियों पर अत्याचार, इन सब के बारे में मानवाधिकार आयोग कार्यवाही कर सकता है। ठीक है साथियों। आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है। जैसे कि कोई घटना हो गई तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें व्यक्ति उसको मानवाधिकार आयोग को जाके बताए। ये मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है उस घटना पे। जैसे कि पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं, पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मृत्यु, अगर पुलिस हिरासत में व्यक्ति की कोई मृत्यु हो गई और मानवाधिकार आयोग को पता चल गया तो वो खुद इस मामले की जाँच करने के लिए आ सकते हैं। न्यायिक हिरासत में मृत्यु, सशस्त्र बलों में हिरासत में मृत्यु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित समाचार, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के दौरे के दौरान प्राप्त जानकारी, विशेष प्रतिवेदकों एवं आयोगों को वरिष्ठ अधिकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। अब इसमें आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली। अब इसकी देखते हैं कार्यप्रणाली कैसे क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे एक दूसरे से एक दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। अब इसमें है प्रधान कार्यपालिका। प्रधान कार्यपालिका में क्या है, आयोग द्वारा प्रधान कार्यपालिका नई दिल्ली में स्थित है। आवश्यकता होने पर आयोग भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है। अभी वर्तमान में इसका कार्यालय कहाँ पर स्थापित है, नई दिल्ली पर, और ज़रूरत पड़ने पर ये भारत के किसी भी राज्य में अपना कार्यालय स्थापित कर सकते हैं। कार्यप्रणाली निर्धारित करने की शक्ति, आयोग अपनी स्वयं कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। सिविल शक्तियाँ, जैसी शक्ति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान है। इन शक्तियों का स्वरूप न्यायिक होता है। जानकारी एवं रिपोर्ट मांगने की शक्ति, आयोग केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी मामले में आवश्यक जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। जैसे कोई भी मामला हो उससे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जानकारी मांग सकता है। जांच संबंधी व्यवस्थाएं, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत हेतु आयोग के पास स्वयं का जांच प्रकोष्ठ होता है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग केंद्र अथवा राज्य के किसी अधिकारी
या किसी जांच एजेंसी की सेवाएं भी ले सकता है। ठीक है साथियों। और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका। आयोग और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के बीच प्रभावी सहभागिता होती है। ये संगठन मानवाधिकार उल्लंघन की प्रभावी प्रथम दृष्टया सूचना उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एनजीओ के काम है। ये किसी संगठनात्मक मानवाधिकार उल्लंघन की प्रारंभिक प्रत्यादृष्टि सूचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें देखते हैं जांच की समय सीमा। अगर कोई मामला आया है तो उसकी, जैसे एक पुलिस कस्टडी में एक आदमी मारा गया, अब उसकी जांच का क्या समय क्या समय लगता है, कितने समय, जैसे कि कितने समय पहले आदमी मरा था, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें ये मानवाधिकार आयोग क्या भूमिका निभा सकता है। आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं करता है जिसकी घटना घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया। अब 1 वर्ष से अधिक अगर कोई घटना घट गई और उसको मानवाधिकार आयोग तक वो बात नहीं पहुंची तो उसकी वो जांच फिर नहीं करेगा। अर्थात आयोग को सामान्य केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो 1 वर्ष के भीतर सक्षम रूप से प्रस्तुत किए गए हो। जांच के उपरांत आयोग द्वारा दी जाने वाली कार्यवाही। अब जांच के दौरान आयोग क्या क्या कर सकता है उसके बारे में अपन देखते हैं। जांच पूरी होने के बाद आयोग निम्नलिखित कदम उठा सकता है। क्षतिपूर्ति की सिफारिश। पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंधित हेतु सरकार को प्राधिकरण की सिफारिश कर सकता है। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश कर सकता है। अगर कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो सकती है। अंतरिम सहायता। पीड़ित को तत्कालिक अंतरिम सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार से संबंधित प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। ठीक है साथियों। और इसके बाद में देखते हैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना। आवश्यक होने पर आयोग उच्चतम न्यायालय अथवा उस न्यायालय के आवश्यक आदेश से रीट जारी करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये न्यायालय से मानवाधिकार आयोग रीट भी जारी करवा सकता है। जांच पूरी होने के बाद आयोग अपनी जांच रिपोर्ट संबंधित सरकार का या प्राधिकरण को भेजता है और उससे निर्धारित समय में कार्यवाही प्रतिवेदन ATR प्रस्तुत करने को कह सकता है। वह आयोग की कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है और प्रायोगिक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में देखते हैं अपन आयोग की भूमिकाएं और सीमाएं। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि आयोग की भूमिका सिफारिश सलाहकारी मानी जाती है। आयोग को मानवाधिकार उल्लंघनियों दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं। ये बात ध्यान रखना। इसमें पूछ सकते हैं क्या मानवाधिकार आयोग किसी दोषी को दंड दे सकता है? नहीं, उसके पास दंड देने का अधिकार नहीं है। आयोग पीड़ित व्यक्ति को स्वयं किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता या क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं कर सकता है। वह केवल संबंधित सरकार या प्राधिकरण को इसकी सिफारिश कर सकता है। वो खुद किसी को कोई प्रकार की सहायता नहीं दे सकता है क्योंकि उसके खुद के पास सहायता नहीं है। वो सरकार से निवेदन कर सकता है। मतलब एज ए ये मानवाधिकार आयोग एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक, जैसे कि जेल में कोई पुलिस की मार से मर गया तो अब ये मानवाधिकार आयोग वहाँ पर एक एजेंट की भूमिका निभाएगा। वो क्या है, उसकी बात सरकार तक या न्यायालय तक पहुँचाएगा और जो उसके पक्ष में होगा, जो पूरी कोशिश करेगा कि इसको समय पर न्याय मिले। आयोग की सिफारिश से संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है, परंतु आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की सूचना संबंधित सरकार या प्राधिकरण को 1 माह के भीतर आयोग को देनी होगी। इस संदर्भ में आयोग में भूतपूर्व सदस्यों का मत है कि सरकार सामान्यतः आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः उपेक्षा नहीं करती है। आयोग की भूमिका भले ही सलाहकारी हो, फिर भी सरकार उनके सुझाव पर विचार करती है। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि आयोग शक्तिहीन है। आयोग अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। अब इसमें ये खाली किसी को सलाह दे सकता है कि आप ये काम कर सकते हो, जैसे कि कोई पुलिस की मार से मर गया तो वो उस इंसान को पूरा सपोर्ट करेगी और उसको सलाह देगी कि आपको ये लीगल कार्यवाही आप इसमें कर सकते हो। सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में आयोग की भूमिका। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों में मामले की आयोग की शक्तियाँ सीमित होती है। ऐसे मामले में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर अपनी सिफारिश दे सकता है। ठीक है साथियों। तो सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा अगर किसी का मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है या किसी के द्वारा पीट दिया गया है या कोई ऐसी घटना
सशस्त्र बलों द्वारा कर दी गई जिसकी जो निंदा करने योग्य घटना है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार को आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही की सूचना 3 माह के भीतर आयोग को देनी होगी। केंद्र सरकार को जो उस जैसे कि कोई घटना घटी और इस नेशनल वुमेन कमीशन ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी। अब केंद्र सरकार को 3 माह में इसको वापस जवाब देना होगा। ठीक है, ये 3 माह के भीतर ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें पूछ सकते हैं कि कितने माह के भीतर का समय, 3 माह है, 6 माह है, 8 माह है, 12 माह है, तो ये है 3 माह है। ठीक है साथियों, आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट, इसमें क्या है, आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार पर संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। इस रिपोर्ट के संबंध में विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट के साथ आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण, जिन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है उनके कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या क्या सीमाएं हैं। प्रशासनिक बाधाएं, पेरिस सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के पास एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए जिनमें वह अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन कर सके। ऐसा ढांचा या ऐसी बॉडी या ऐसा भवन होना चाहिए जहां पर ये अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन कर सके। इसके लिए पर्याप्त धन, कर्मचारी, आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो हाल फिलहाल में थोड़ी कमी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। आयोग की भूमिका, कार्य क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और जो नागरिकों द्वारा आयोग में बढ़ने विश्वास को दर्शाता है। आयोग की प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त होती है, जिनमें उनके प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जैसे कि इनमें कर्मचारियों की संख्या कम है, लगभग हर साल 1 लाख शिकायतें इनके पास प्राप्त होती है, जो कुछ हर एक शिकायत का समाधान नहीं हो पाता है, कुछ शिकायतें इसमें दब जाती है। और अब देखो क्या है वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाओं में अपन देखते हैं, आयोग को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार में गृह मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। आयोग अपने कार्यों के निष्पादन हेतु इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है तथा यह वे अनुदान से ही किया जाता है। यद्यपि आयोग को व्यय करने की वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है, फिर भी कई मामलों में सरकार पर निर्भर है। उदाहरण स्वरूप आयोग को वाहनों की खरीद जैसे आवश्यकताओं के लिए पृथक वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं होता है। ठीक है साथियों, ये इस आयोग की वित्तीय बाधाएं हैं। अब है जनशक्ति की कमी। स्थापना के बाद आयोग के पास कभी भी स्वीकृति पदों के अनुरूप पूर्व जनशक्ति उपलब्ध नहीं रही है। बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों के कारण आयोग को सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के अनुबंधन के आधार पर सलाहकार के रूप में नियुक्त करना पड़ता है। आयोग पूरे देश में मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ितों को प्रभावित राह प्रदान करने तथा मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन के अपने जनादेश के पूर्ण रूप से लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये उनके जनशक्ति की कमी के कारण उसको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आयोग को प्रभावी एवं कुशल संचालन के लिए विभिन्न पदों का सृजन तथा पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। इनके पास कर्मचारियों की भी थोड़ी कमी है और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अनुभव जांच अधिकारियों की कमी है। कमी के कारण हिरासत में मृत्यु, यातना, अवैध हिरासत आदि मामले जांच प्रभावी होती है, जबकि इन मामलों के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इनके पास प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारी भी थोड़े से कम हैं। तो धन्यवाद साथियों, अपना ये नेशनल वुमेन कमीशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब किसी नेक्स्ट क्लास में इसके अपन MCQ करेंगे। ठीक है साथियों, तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।